स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello guys, my name is Divakar Bothra. Today, as you can see in front of your screen, in recent time there has been a lot of issues. Different newspapers have carried different articles as far as the debate of freebies and welfare is concerned. On which side of the debate you stand largely depends upon your understanding of voters and democracy. In any democracy, the spirit of democracy is largely reflected by the people's participation. More the people participate, better is the democracy, more vibrant and substantive is democracy. उतनी ही बेहतर होती है डेमोक्रेसी जितने लोग जितने ज्यादा पार्टिसिपेट करता है। अब पार्टिसिपेशंस के लिए इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर मटेरियलिस्टिक फिनोमेना हैज बिकम द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशंस कि लोग आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ फ्रीबीज दी जा रही है, कुछ बेनिफिट्स दिया जा रहा है। इस सर्कमस्टांसेस के अंदर एक डिबेट अराइज करती है या फिर एक डिबेट आती है, क्या ये फ्रीबीज सही है, क्या फ्रीबीज देना सही है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं वोटर्स को मिसगाइड तो नहीं कर रही है, और क्या इस बेसिस पे जो पार्टिसिपेशन आ रहा है उस पार्टिसिपेशन से डेमोक्रेसी बेहतर हो रही है या डेमोक्रेसी खराब हो रही है। इस बीच में एक स्कॉलर मुझे याद आते हैं, पार्थो चैटर्जी, जो बोलते हैं अपर क्लास डू नॉट वोट, लोअर classes are lured to vote. It is only the middle class who actually vote. ऊपर वाली क्लास वोट करती नहीं है, नीचे वाली क्लासेस को फ्रीबीज देके वोट खरीदे जाते हैं, और मिडिल क्लास जो है टेक्निकली जो सही मायने में सही नापदंड में वोट करती है। ये अंडरस्टैंडिंग इनकी हो सकती है, लेकिन अगर हम इंडिया के फैक्ट्स देखें तो शायद सबसे ज्यादा एग्रेसिवली पॉलिटिकली एक्टिव लोग होते हैं लोअर क्लासेस में। ये लोग वोट करते हैं क्योंकि सही मायने में इनको वोट से इंपैक्ट होती है, कौन सी पार्टी रूल करती है इनको शायद इंपैक्ट करती है। मिडिल क्लासेस आज मोबिलिटी हंग्री हो चुका है, अपर क्लासेस अपने ही वेल्थ के अंदर मोर एंटेंगल्ड है, तो लोअर क्लासेस ही बच जाती है जहां पे टेक्निकली शायद हम एक पॉलिटिकली अवेयर्ड सिटीजन ज्यादा देख सकते हैं। हो सकता है इनमें ज्यादा लिटरेसी नहीं हो, लेकिन शायद इनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज्यादा बेहतर है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इनके अंदर। रिसेंट टाइम में ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही, फ्रीबीज। इलेक्शन कमीशन ने सारी पॉलिटिकल पार्टी से ये एक ओपिनियन के तौर पे या फिर एक सजेशन के तौर पे मांगा है कि जो भी वो प्रॉमिसेस करती है फ्रीबीज से रिलेटेड, उनके मायने बताएं कि उन प्रॉमिसेस को वो फुलफिल कैसे करेगी। जैसे ईसीआई ने ये कहा, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी अराइज हो गई, क्या फ्रीबीज सही है क्या गलत है। ईसीआई से ही कंट्रोवर्सी नहीं स्टार्ट होती है। आप गवर्नमेंट जब दिल्ली में आती है तो दिल्ली के अंदर उन्होंने कुछ 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिया, पानी फ्री दिया, बिजली फ्री दी, ऐसी बहुत सारी चीजें की। तो एक प्रचलन डेवलप हो गया सोसाइटी में कि दिल्ली मुफ्त खोर है, दिल्ली वाले मुफ्त चीजों के लिए वोट कर रहे हैं। तो क्या ये कहना गलत है, क्या ये कहना सही है? आज हम इवैल्यूएट करेंगे कि ये फ्रीबीज और वेलफेयर का डिफरेंस क्या है, अगर कुछ है तो, और सही मायने में किस चीज को फ्रीबीज कहा जा सकती है और किस चीज को वेलफेयर कहा जा सकता है, क्या इन दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। सारे के सारे स्कॉलर्स ये एक्सेप्ट करते हैं कि वेलफेयर मेजर्स होने चाहिए, बिकॉज अमर्त्य सेन जैसे नोबेल लॉरेट्स जिन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल हासिल किया और वेलफेयर इकोनॉमिक्स के एक फादर माने जा सकते हैं, वो मानते हैं कि वेलफेयर स्टेट है मॉडर्न, तो कहीं ना कहीं सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से बाहर भी बहुत सारे फंक्शन स्टेट को परफॉर्म करने पड़ेंगे आज के टाइम पे। तो ऐसी स्थिति के अंदर कौन सी चीजें फ्रीबीज बन जाती है और कौन सी चीजें वेलफेयर बन जाती है, ये जानना बहुत जरूरी है। जहां तक बात है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव्स की, ये इश्यूज काफी लाइमलाइट में हैं, कॉन्सेप्चुअल भी है, इकोनॉमिक भी है, पॉलिटी भी है, सोसाइटी भी है और करंट भी है। क्योंकि ये इतनी सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो शायद एक बहुत इचिंग टू बी आस्क्ड क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाता है अगले साल के लिए। और इन सब के ऊपर ये इशू अभी आई है जब हमारा जस्ट मेंस हाल ही में खत्म हुआ है, तो अगले मेंस तक शायद ये इशू साइडलाइन हो जाए या कुछ और नई गाइडलाइंस भी आ सकती है। तो जितना करंट इशू जितना बर्निंग रहता है और पुराना हो जाता है, यूपीएससी में आने की प्रोबेबिलिटी उसकी उतनी ही हाई हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि फ्रीबीज की डिबेट क्या है और आज तक इंडिया मीनिंग क्या है,
क्या कुछ लॉज हैं इससे कनेक्टेड, क्या इलेक्शन कमीशन का स्टैंड है, क्या गवर्नमेंट का स्टैंड है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड है, या फिर क्या कुछ इंटेलेक्चुअल्स का स्टैंड है, और अभी तक इसका इवोल्यूशन या फिर हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसी रही इंडिया के अंदर। अगर हम देखें, एक रिसेंट टाइम के अंदर प्राइम मिनिस्टर सर ने एक टर्म यूज किया था, रेवड़ी कल्चर। रेवड़ी एक नॉर्थ इंडिया के अंदर एक स्वीट माना जाता है, एक स्वीट है जो नॉर्मली हम ठंड के अंदर खाते हैं। रेवड़ी कल्चर जैसे ही उन्होंने यूज किया, ये फ्रीबीज का कुछ इशू आने लगा, फिर इलेक्शन कमीशन इसके अंदर कूद गया इस डिबेट के अंदर, और बहुत सारे इश्यूज हुए। ये रेवड़ी कल्चर होता क्या है? जब भी फ्रीबीज का क्वेश्चन आए, मेरा एक सजेशन है आप लोगों से कि आप ये रेवड़ी कल्चर जरूर यूज करो, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आप कंटेक्स्ट समझ रहे हो और ये करंट में था और आप उस चीज से अवेयर रखते हो। रेवड़ी इज एक्चुअली ए पॉपुलर इंडियन स्वीट, lately turned into a political hotbed or political topic. Prime Minister made a remark on Revdi culture in Haryana, where elections were won on the basis of freebies. पॉलिटिक्स के अंदर इस रेवड़ी कल्चर का मतलब है, अगर वर्ड पे जाओ तो एक स्वीट है, लेकिन पॉलिटिक्स में जो इस कंटेक्स में इसको यूज किया गया, तो उस कंटेक्स में मतलब था कि कैसे फ्री प्रोमिसेस, फ्री चीजों की प्रोमिसेस के बेसिस पे इलेक्शन जीते जा रहे हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का सीधा क्लियर टारगेट था आप। क्यों? दिल्ली के अंदर बहुत सारी फ्री इश्यूज या सुविधाएं प्राप्त जो हो रही है लोगों को, या जो सरकार दे रही है, उस पर डायरेक्टली टारगेट किया गया। तो रेवड़ी कल्चर इज वन थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड, दैट पॉलिटिकली द रेवड़ी कल्चर मीन्स दैट यूज ऑफ फ्रीबीज इन ऑर्डर टू विल और मैनिपुलेट द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। अगर इससे आगे बढ़े तो क्या टाइमलाइन रही, रिसेंटली क्या इश्यूज रही फ्रीबीज से रिलेटेड? फ्रीबीज से रिलेटेड इश्यूज क्या रही? इस सारी चीजों के पहले एक और चीज मैं बताना भूल गया आपको। दिस इज द टेलीग्राम चैनल। ये सारी पीपीटीज इस टेलीग्राम चैनल के अंदर अवेलेबल होगी आपको, जैसे ही ये लेक्चर अपलोड हो जाता है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये सारी पीडीएफ्स हैं, पीपीटी जो है आप डाउनलोड कर सकते हो वहां पे विदाउट एनीथिंग। यू ऑल दीज आर फ्रीली अवेलेबल। अब अगर मैं टाइमलाइन पे जाऊं तो जनवरी 2022 के अंदर एक पिटीशन दर्ज की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाय बीजेपी लीडर अश्विन कुमार। द नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, द पार्टी इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, बट अभी फिलहाल पार्टी को याद रखो ताकि ये सिनेरियो स्टार्ट कहां से होता है आपको समझ में आए। इन्होंने एक पीआईएल फाइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पे इन्होंने बोला कि फ्रीबीज आर अनफेयरली इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शंस, के फ्रीबीज के बेसिस पे इलेक्शंस अनफेयर हो रहे हैं, और जिसके कारण कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के अंदर हमारी डेमोक्रेसी और खराब हो जाएगी या फिर उनके स्टैंडर्ड्स गिर जाएंगे, और दिस अमाउंट्स टू ब्राइबरी। इन्होंने बोला कि ये फ्रीबी देना एक तरीके की ब्राइब है, तो इस चीज के ऊपर कुछ रेगुलेशंस किया जाए। इन्होंने बोला कि कोर्ट इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्ट करे कि फ्रीबीज एक कंडीशन लगाया जाए, इलेक्शन सिंबल ऑर्डर एक्ट। तो ये एक्ट आपको डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार एटलीस्ट ग्लैंस मार के मेंस और पीटी दोनों के लिए रेडी करने के लिए। तो एक पेटिशन के अंदर इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको एक आदेश दे इसको अमेंड करने के लिए, जिससे वो पॉलिटिकल पार्टीज को रेस्ट्रिक्ट कर सके या बार कर सके कोई भी फ्रीबीज की इरैशनल प्रोमिसेस करने के लिए। यही नहीं रुकते हैं ये और भी बोलते हैं कि कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये भी आदेश दे कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज इसे वायलेट करती है तो उसे डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। ये डी रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज भी होगी अगर किसी ने उस चीज का उल्लंघन किया या उसे वायलेट किया। सो एनी पॉलिटिकल पार्टीज, इफ इट largely violates the very directives and the amendments done, if suppose Supreme Court gives this to ECI, then such political parties would be deregistered as a political parties if they indulge in any freebies. तो जनवरी के अंदर ऐसी एक पिटीशन फाइल की गई, और अप्रैल के अंदर ECI भी आता है इस डिबेट के अंदर, जहां पे अप्रैल में ECI ने क्लियरली रिफ्यूज कर दिया इस फाइल्ड एन एफिडेविट रिफ्यूजिंग टू रेगुलेट प्रैक्टिसेस ऑफ फ्रीबीज। अब ये ध्यान से गौर से समझना, अप्रैल 2022 के अंदर ECI बोल देता है कि नहीं, हम इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा मैटर नहीं है, ये एक लीगल मैटर है, ये एक लेजिस्लेटिव मैटर है, हमारी इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो सडनली ऐसा क्या आ गया रिसेंट टाइम के अंदर कि ECI फिर इस मैटर के अंदर
आ जाती है और बोलती है कि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ऐसा प्रोविजन लगाया जाए जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सप्लेन करना पड़े कि वो किस तरीके से वो अपनी प्रोमिसेस फुल करेंगे, क्या तरीके से वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अरेंज करेंगे। तो पहले ईसीआई बोलती है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर लार्जली नॉट कंसर्न्ड, ये हमारा एक इंटरफेरेंस होगा उनके अंदर। इट इज मेंट ऑफ इट, अगर ये कुछ ऐसा ऑर्डर देते हैं तो इट वुड बी एन ओवर रीच ऑफ इट्स पावर। इट इंसिस्टेड दैट, ईसीआई ये बोलता है कि ये वोटर की ड्यूटी है टू मेक असेसमेंट ऑफ फ्रीबीज, कि ये ईसीआई की ड्यूटी नहीं है कि लोगों को डायरेक्ट करे, ये वोटर्स अपने आप अवेयर हो और वो समझे कि ये क्या फ्रीबीज, इस फ्रीबीज के बेसिस में वो वोट दूं या ना दूं, ये मेरे भारत के लिए या कंट्री के लिए क्या इंपैक्ट रखेगी, क्या लॉन्ग टर्म इसकी सस्टेनेबिलिटी है। तो इट शुड बी दी वोटर्स हु शुड टेक द कॉल। ईसीआई ने सीधा सीधा मना कर दिया कि हम ऐसा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड जो फ्रीबीज के ऊपर कोई ऐसी रेगुलेशन लगा है। तो जनवरी के अंदर एक पीआईएल आई, अप्रैल के अंदर ईसीआई का एक स्टेटमेंट आया एफिडेविट के रूप में, और अगस्त के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला बैलेंस हैज टू बी स्ट्रक्ट बिटवीन एफिशिएंसी एंड वेलफेयर मेजर्स। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस डिबेट में आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट बोलता है, क्योंकि पीआईएल फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में जो एक्सेप्ट भी कर ली गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि एक रियलिटी में बैलेंस होना जरूरी है, कि एक फाइन बैलेंस होना चाहिए कि एफिशिएंसी भी मेंटेन रहे, बिकॉज एफिशिएंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो गुड गवर्नेंस का है वो एफिशिएंसी। तो एक एफिशिएंसी और वेलफेयर के बीच में एक 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 मिक्सचर होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वेलफेयर मेजर्स आपकी एफिशिएंसी खराब करे, क्योंकि अगर एफिशिएंसी खराब होती है तो लॉन्ग टर्म में शायद वेलफेयर भी इंपैक्ट होगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एफिशिएंसी की आड़ के अंदर आप वेलफेयर मेजर्स ही नहीं लो कि नहीं हमारे लिए पीडीएस सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है तो हम नहीं करेंगे। दोनों नहीं होने चाहिए एक्सट्रीम फॉर्म्स के अंदर। तो आई विल रीड इट आउट। दे ओपाइंड दैट बैलेंस हैज टू बी स्ट्रक बिटवीन एफिशिएंसी एंड वेलफेयर मेजर्स, बट refused to consider the plea to de-recognize parties। तो जो बीजेपी लीडर की पेटिशन थी, पहला पार्ट वो एक्सेप्ट करते हैं कि एक बैलेंस होना चाहिए फ्रीबी, वेलफेयर और एफिशिएंसी में, लेकिन वो सेकंड पार्ट जो उन्होंने बोला कि ये डी रिकॉग्नाइज भी किया जाए सिंबल्स एक्ट 1968 को मॉडिफाई करके, वो उन्होंने सीधा सीधा नकार दिया कि नहीं ये हम नहीं करेंगे। और सडनली अक्टूबर 2022 इसी महीने अब ईसीआई बोलता है, केम आउट विथ अ प्रपोजल, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसके अंदर एक प्रोविजन लगाया जाए जहां पे पॉलिटिकल पार्टी जो भी प्रॉमिस करेगी वो सारी प्रॉमिसेस वो फुलफिल कैसे करेगी, पैसों का अरेंजमेंट कैसे करेगी, वो डिटेल में बताया जाए। क्योंकि ईसीआई ये मानती है कि अगर ये डिटेल रहेगी वोटर्स के पास में तो टेक्निकली वोटर्स एक अवेयर डिसीजन ले सकते हैं। अब प्रॉब्लम है मेरे को एक यहाँ पे, अगस्त के आसपास इलेक्शन कमीशन ने बोला अप्रैल में कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे ही अब रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑप्शन दिया, ये वर्ड यूज किया रेवड़ी कल्चर, ईसीआई सडनली इसके अंदर आ जाता और बोलता कि नहीं नहीं ऐसा कुछ होना चाहिए। सडनली ये चेंज ऑफ हार्ट कैसे हो गया ईसीआई का? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपने ही मत के ऊपर 3-3 4-4 महीने के अंदर ओपिनियन चेंज कर रही है, तो शायद यहाँ पे समथिंग इज फिशी। यहाँ पे शायद ईसीआई अब पॉलिटिसाइज हो रहा है, कंट्रोल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। टेक्निकली लोगों ने उंगलियां उठानी एक्चुअली यहाँ पे स्टार्ट की ईसीआई पे। तो इस टॉपिक के ऊपर फ्रीबीज और वेलफेयर की डिबेट नहीं रही, लोगों ने क्वेश्चंस उठाए कि ईसीआई के अंदर सडन चेंज ऑफ ओपिनियन कैसे हो गया। पहले ईसीआई बोलती है एफिडेविट के अंदर कि नहीं वो इंटरफेयर नहीं करेगी, वो रीच होगा, और सडनली ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर क्यों पॉलिटिकल पार्टीज को ये बोल रही है कि ये एक परफॉर्मा दे जहां पे डिटेल में मेंशन की जाए। तो सबसे पहली कंट्रोवर्सी जो यहां मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या ईसीआई की ऑटोनॉमी का उल्लंघन हो रहा है, क्या ईसीआई आज पॉलिटिसाइज्ड हो रही है? उस टाइम पे आपको ये फैक्ट काम आएगा टू सब्सटैंशिएट योर आंसर एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न्ड। ये फैक्ट अगर आपको याद रहता है तो आपको समझ में आएगा कि कैसे शायद
एक तरीके से थोड़ा बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिखता है, क्योंकि एक लीडर अगर कुछ बोलते हैं तो सडनली ईसीआई अपना खुद का स्टैंड चेंज कर लेती है। तो ये वाला पार्ट पहले याद रखना, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ईसीआई एक इशू बनता है अगले साल। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और यूपीएससी दो ऐसी बॉडीज है कॉन्स्टिट्यूशनल जो यूपीएससी का फेवरेट सब्जेक्ट रही है और बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं पीटी और मेंस दोनों के अंदर। आगे अगर मैं बढ़ूं तो आज लीगल पोजीशन क्या है फ्रीबीज के ऊपर। एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस था बालाजी वर्सेस तमिलनाडु। बालाजी वर्सेस तमिलनाडु के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया दैट आरपीए डू नॉट पुट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू मेक प्रोमिसेस इन देयर इलेक्शन मैनिफेस्टोस। के आरपीए के हिसाब से 1951 के हिसाब से कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज ये प्रॉमिस कर सकती है या ये नहीं कर सकती है। कोर्ट ने ऐड भी किया ये कि मैनिफेस्टो ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज अ स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी, कि जो वो मैनिफेस्टो बना रहे हैं वो उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट है, उसको एनफोर्स तभी किया जा सकता है जब एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतती है। तो अगर इलेक्शन नहीं जीती है तो उस मैनिफेस्टो का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बच जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट को जरूर याद रखें आप, ताकि आपके पास एक फैक्ट रहे सब्सटैंशिएट करने के लिए। वहां जाके जो ये कहानियां लिखते हैं वो कहानियां मत लिखना इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स। कहानियां सुनने में, कहानी वाले बेस्ड वीडियो सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर उसमें कंटेंट नहीं है तो टेक्निकली अच्छी चीज लगने वाली दो जब एग्जाम दोगे तो पता चलेगी कि ये कहानी आपको कुछ काम नहीं आया। अकबर क्या खा रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, ये आईआर के अंदर नॉनसेंस रिलेशनशिप्स क्या हो रही है। नो, डोंट डू दैट, बी वेरी फोकस्ड। जो कंटेंट है उसको पहले तैयार कर लो, कहानियां साइड में रखो, बिकॉज कहानियों से मार्क्स नहीं मिलते हैं। अच्छी लगती है देखने में, सुनने में, बट मार्क्स आपका अल्टीमेट मोटो है यहाँ पे। तो अभी तक जो मोटो आपको, जो चीज आपको याद रखनी है, एक ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, ईसीआई की चेंज इन पोजीशंस और सुप्रीम कोर्ट का मानना इससे पहले क्या था और कैसे लोगों ने एक पीआईएल लगाई। पीआईएल याद रह ही नहीं रहे, ईसीआई और सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड इधर यूज होना चाहिए और ये केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगले मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, शुड बी देयर इन योर माइंड। अब होती क्या, ये तो रहा कि टेक्निकली अभी तक फ्रीबीज का क्या सिनेरियो रहा, कि ये न्यूज में क्यों है, क्या इश्यू हो रही है, क्यों एडिटोरियल्स आ रहे हैं इसके ऊपर, क्यों डिफरेंट लोग इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं। अब फ्रीबीज होती क्या है टेक्निकली। अगर आप वर्ड फ्रीबी देखो तो बहुत डिफिकल्ट है डिफाइन करना, बिकॉज कोई मापदंड नहीं है, कोई यार्डस्टिक नहीं है इसको मेजर करने के लिए कि कब ये वेलफेयर बन जाता है, कब ये फ्रीबी बन जाता है। बट ओवरऑल अगर सिंपल टर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है, in simple terms freebie refers to benefits given to certain sections, ये important है, underline this word, certain section of society. Welfare on the other hand are the benefits given to all the people of the societies. ये बहुत simplistic definition है, ये क्लियर एक डेफिनेशन नहीं है जो डिस्टिंग्विश करे। फ्रीबीज वो होती है जहां पे कुछ बेनिफिट्स आप कुछ लोगों को देते हो और वो बेनिफिट्स सबको नहीं दिए जाते, तो वो फ्रीबीज है कि कुछ लोगों को आपने बेनिफिट्स दे दिए ताकि उनके वोट्स आपको मिले और यू लार्जली कैप्चर द पॉलिटिकल पावर ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। और ब्रॉड मैनर में देखें तो वेलफेयर पब्लिक गुड्स को माना जाता है। वेलफेयर रेफर्स टू मेरिट बेस्ड सब्सिडीज और फ्रीबीज अगर इकोनॉमिक टर्म्स में जाएं रेफर्स टू नॉन मेरिट बेस्ड सब्सिडीज। अब ये जो मापदंड है ये एक्चुअली इतना कॉन्क्रीट क्यों नहीं है, एक रीजन है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, हमने अभी तक देखा कि फ्रीबीज क्या है, रेस्ट्रिक्टेड, कुछ ही लोगों को दी जाती है, और नॉन मेरिट गुड होती है। नॉन मेरिट सब्सिडीज। अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो फिर क्या पीडीएस एक फ्रीबी है या वेलफेयर है, बिकॉज पीडीएस के अंदर अगर आज हम देखें एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय अन्ना, ये 3 लोगों को बीपीएल राशन मिलते हैं, तो इसका मतलब कुछ लोगों के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, वो भी सारा चीजों के लिए। तो क्या पीडीएस को मैं फ्रीबी बोलूं या पीडीएस को वेलफेयर बोलूं? टेक्निकली एक वेलफेयर मेजर है, लेकिन अगर पहले मापदंड से जाएं तो ये क्राइटेरिया फॉल कर जाता है कि रेस्ट्रिक्टेड हो या नहीं हो, ये एक राइट तरीका नहीं है किसी भी फ्रीबी या वेलफेयर मेजर को डिफरेंशिएट करने के लिए। सेकंड, नॉन मेरिट सब्सिडी। ऐसा माना जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर कि जो फ्रीबी है वो नॉन इकोनॉमिक्स है। अगर सिंपल तरीके से बोलूं तो ये उस चीजों के लिए दिया जाता है जिसकी नीड नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ इट। अब
अगर ये भी मापदंड देखें तो ये कैसे पता चले? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखो बहुत सारे स्टेट्स हैं जो लैपटॉप्स देते हैं। असम के अंदर हेमंत बिश्वा शर्मा गवर्नमेंट ने बुलेट लड़कों को देने का वादा किया था। और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट है, यूपी, बिहार, अदर्स, तमिलनाडु, मिक्सर ग्राइंडर्स दिए जाते हैं, बाईसाइकिल्स दी जाती है, ऐसे बहुत सारे, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, वाटर दी जा रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी और वाटर तो सर ठीक है, नीड है, लोगों को जरूरत है, देनी चाहिए हमें। लेकिन अगर हम देखें लैपटॉप्स या फिर बाईसाइकिल्स, अब कुछ लोगों को लगता है कि सर इसकी नीड नहीं है, ये एक लग्जरी आइटम है, नेसेसिटी आइटम नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अमेरिका में जाओ तो इंटरनेट भी नेसेसिटी है, इंडिया में आओ तो इंटरनेट भी शायद लग्जरी लग सकता है। केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जहां पे इंटरनेट को वो आर्टिकल 21 से रिलेट करते हैं, जहां पे बोलते हैं कि राइट टू इंटरनेट इज अ बेसिक ह्यूमन राइट, नॉट ओनली ह्यूमन राइट बट ऑल्सो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो अब किस बेसिस पे बोलोगे नेसेसिटी है कि नहीं? क्यों? बाईसाइकिल भी नेसेसिटी होती है मोबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, एम्पावरमेंट हो सकता है शायद गर्ल्स का कि उनको एजुकेशन जाने का एक जरिया मिले जहां पे बहुत दूर दूर तक चल के जाना पड़ता है, उनकी सेफ्टी एनहांस कर सकती है, उनका टाइम बचा सकती है, जिस टाइम के बेसिस के ऊपर वो अपनी स्किल्स एनहांस कर सकती है। सेम चीज अप्लाई करती है वो लैपटॉप या किसी और क्राइटेरियाज में। तो टेक्निकली तो सर हम डिस्टिंग्विश कैसे करें अगर दोनों मापदंड इधर फेल हो जाते हैं? तो इसीलिए फ्रीबीज और वेलफेयर के ऊपर कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं होता है। जो एक आइडियोलॉजिकल लेवल पे किया जाता है वो सिर्फ इतना सा होता है कि लग्जरी गुड्स कोई भी है, जैसे हेमंत बिश्वा शर्मा अगर बोलते हैं कि बाइक देंगे हम, तो शायद वो वेलफेयर भी हो जाता है। लेकिन बुलेट ही हम देंगे तो ये प्रॉपर तरीके से फ्रीबी है। क्यों? अब बुलेट सिर्फ अट्रैक्ट करने के दे रहे हो, और बाइक अगर होती तो यू आर फोकसिंग ऑन मोबिलिटी। बुलेट ही देनी जरूरी क्यों है? 2.5-3 लाख की बाइक क्यों देनी है? यू कैन ऑल्सो गो फॉर स्प्लेंडर, यू कैन ऑल्सो गो फॉर एनी अदर बाइक जो दे सकते हो, जिससे आपका गोल मोबिलिटी इंप्रूव करना है, ना कि स्टेटस सिंबल दिखाना है कि डुक 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 करके चलेंगे हम। सो यहां पे ये बहुत क्लियरली पता चलता है कि एक फ्रीबी है, और फ्रीबी यहां तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। किसी भी आइटम या सब्सिडी को लेके मत चलो। आज इंडिया के अंदर द पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन सुपर इम्पोजेज अवर सोशियोलॉजी ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन को भी एक फ्रीबी के जैसे यूज किया जाता है, एक पॉलिटिकल वेपन यूज किया जाता है। जैसे हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ने 4 पर्टिकुलर कास्ट को शेड्यूल ट्राइब लाने के अंदर प्रॉमिस किया था असम के अंदर, जो फिलहाल अभी तक तो नहीं हुआ है। हुआ क्या? जब इलेक्शन आता है हम इसको रिजर्वेशन देंगे, इसको रिजर्वेशन देंगे, तो टेक्निकली वो भी एक फ्रीबी माना जा सकता है, जो क्लियर कट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के नीचे एक एक्सेप्शन पे है। सो किसी भी चीज को फ्रीबी बनाया जा सकता है, और किसी भी एक चीज को वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रूव किया जा सकता है। सो वेन एवर यू आर राइटिंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन या आंसर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, रिमेंबर दिस कि क्लियर डिस्टिंक्शन फ्रीबी और वेलफेयर का नहीं होता है, बिकॉज a thing which is considered as freebie to you may be a welfare to me, a thing which is welfare to me may be a freebie to you। ये डिपेंड करता है कि किस नजरिए से हम इवैल्यूएट करते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं तो अब देखें कि बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, और रीसेंट टाइम में जो इशू आ रही है वो ये हो रहा है कि एक फ्रीबी टर्म को जानबूझ के आपने पॉलिटिसाइज कर दिया है टू टारगेट अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। अब कुछ एक मेजर लीडर जो है हर चीज को फ्रीबी से कनेक्ट करते जाते हैं, तो हो ये रहा है कि फ्रीबी इज लीडिंग, फ्रीबी वो होती है जो क्लाइंटिज्म बनाती है कि किसी सेक्शन को हम दे रहे हैं। लेकिन ये ऑलरेडी मैंने बताया कि ये भी एक पुख्ता क्राइटेरिया नहीं है। किसी चीज को अगर आप सब्सिडी दे रहे हो, किसी वुमेन्स को दे रहे हो, या किसी वनरेबल सेक्शंस, डिफरेंटली एनेबल्ड पीपल को दे रहे हो, ट्रांसजेंडर को दे रहे हो, तो रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन वो फ्रीबी हो जरूरी नहीं है, वो वेलफेयर हो सकता है, वो बेसिक नीड्स हो सकती है, वो उसका एम्पावरमेंट कर सकती है। तो टेक्निकली प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है डिस्टिंग्विश करने में, बिकॉज एक थिन लाइन होती है। रिसेंट टाइम के अंदर फ्रीबीज के अंदर इश्यू जो आता है वो ये है कि पूरा फ्रीबी का कॉन्सेप्ट पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, कि आप दूसरी चीजों को टारगेट करने के लिए आप इसको पॉलिटिसाइज करते हो। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि क्योंकि ये पॉलिटिसाइज हो गया है, तो क्या इसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस होनी चाहिए? शुड देयर बी ए रेगुलेशन ओवर फ्रीबीज? क्या फ्रीबीज को रेगुलेट करना चाहिए? यस। अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो फ्रीबीज के ऊपर रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो बालाजी वर्सेस तमिलनाडु है, वो वहां पे बहुत क्लियरली है, और उससे पहले भी बहुत क्लियर है कि देयर हैज टू बी अ डिस्टिंक्शन, जहां पे हम देखते हैं कि कैसे
एफिशिएंसी और वेलफेयर को एक फाइन बैलेंस लेके चलना है। तो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन आप आधार बनाओगे जब ये क्वेश्चन आए कि फ्रीबीज को रेगुलेट करना है कि नहीं। यस करना है, बिकॉज एफिशिएंसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि आज कंट्री के पास शायद उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो फ्लैम्बॉयंटली एग्रेसिवली फ्रीबीज देती जाए। उसके कारण लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो सकती है, जो आगे कोई नई सरकार आए उसको बहुत बड़ा फिस्कल बर्डन फेस करना पड़ सकता है। सो टेक्निकली यस, देयर हैज टू बी अ रेगुलेशन ऑफ फ्रीबीज। क्यों? क्योंकि रेगुलेशंस इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये सारा का सारा प्रैक्टिसेस पॉलिटिसाइज हो चुका है, वेयर वन and there is increase in physical burden and on other hand political parties aggressively freebies दे रही है। तो एक रेगुलेशन तो होनी ही चाहिए टेक्निकली। अब ये फ्रीबीज क्या इलेक्शन को इंपैक्ट करती है? एक और डिबेट जो आती है कि मैं आता हूं रेगुलेशन कैसे करनी चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। इससे पहले जो एक और इशू स्कॉलर्स डिबेट करते हैं, क्या फ्रीबीज टेक्निकली इलेक्शन इंपैक्ट करती है? कई लोग मानते हैं कि फ्रीबीज के बेसिस पे वोट मिलता है तो वो पावर में आ जाते हैं और उसके बाद में वो उनका डेवलपमेंट ही नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर लार्जली ओनली विनिंग इलेक्शंस ऑन फ्रीबी। जो आदमी फ्रीबी पे इलेक्शन जीतता है वो टेक्निकली कभी काम नहीं करेगा। जो डेवलपमेंट पे इलेक्शन जीतता है वो फोर्स हो जाता है डेवलपमेंट लाने के लिए। तो एक पॉइंट ये है कि ये फ्रीबीज के बेसिस पे शायद आपको वोट्स मिलते हैं, लेकिन अगर ये सच है तो अगर मैं आपको रिसेंट इलेक्शन का फैक्ट बताऊं, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, यूपी इलेक्शन के अंदर आईएनसी ने बहुत सारी फ्रीबीज को प्रॉमिस किया, लेकिन आईएनसी जीती तो नहीं, न वो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी बनी। तो अगर ये ही फैक्ट देखा जाए कि आज जो वोटर्स है बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, शायद फ्रीबीज की इंपैक्ट इलेक्शंस के ऊपर उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। आज द वेरी उत्तर प्रदेश इलेक्शन ऑफ 2022 वेयर आईएनसी लार्जली प्रॉमिस्ड varieties of freebies but still could not only form power form government, but at the same time could not even gain sufficient number of seats to become the largest opposition party in the legislative assembly. So technically yes, freebies की impact होती है, लेकिन जो impact पहले होती थी शायद उस लेवल पे impact नहीं है, because voters have become aware today। और aware कैसे हुए हैं? इलेक्शन कमीशन का भी बहुत बड़ा रोल है वोटर्स और सिटीजन्स को अवेयर करने के लिए। नेशनल वोटर्स डे है, रजिस्ट्रेशन की जाती है, बताया जाता है, जागरूक किया जाता है, सिविल सोसाइटी का भी रोल है, और बहुत हद तक शायद हमारी जो लिटरेसी स्प्रेड हुई है उसका भी बहुत बड़ा एक रोल रहा कि वोटर्स हैव बिकम मोर अवेयर। सो यस, इट इंपैक्ट्स इलेक्शंस, बट दैट इंपैक्ट्स आर टुडे reducing over a period of time as the voters are largely becoming aware about the real motives behind these freebies of the political parties। तो अगर वोटर अवेयर हो रहा है तो फ्रीबीज अगर रहेगी भी तो शायद काम नहीं करेगी एक टाइम के बाद में, लेकिन आज के सिनेरियो में यस, कुछ हद तक तो फ्रीबीज की इंपैक्ट होती है। दिल्ली वालों ने 200 यूनिट बिजली के लिए वोट नहीं दिया था, दिल्ली वालों ने एक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी जो इमेज थी उसको वोट दिया था। 2014 में मोदी गवर्नमेंट largely got the vote because of the aura, the charisma, the development which this particular leader brought in a particular state। वहां पे कोई फ्रीबीज के बेसिस पे वोट नहीं दिया गया था। तो एक डेमोक्रेसी के अंदर citizen plays a more important role। The role of freebies would be directly proportional to the awareness of the citizens। If the citizens are aware, then the freebies largely do not carry the capacity to influence election to a greater extent। Yes, एनी डे कुछ लोग तो होंगे जो फ्रीबीज के बेसिस पे वोट करेंगे, लेकिन वो तादाद कम होती जा रही है। तो टेक्निकली शायद फ्यूचर के अंदर फ्रीबीज का वो रोल नहीं मिलेगा आपको इलेक्शंस के अंदर। फ्रीबीज होना चाहिए, यस, फ्रीबीज होना भी चाहिए, लेकिन किस चीज की? सिर्फ असेंशियल थिंग्स को फ्री करो। आज एक आदमी को इंडिया की 1947 से लेके 2022 तक की फाइट क्या यही रह गई? रोटी कपड़ा और मकान। आज भी हम रोटी कपड़ा और मकान के बेसिस पे इलेक्शंस लड़ते हैं। तो क्या कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ इंडिया के अंदर? तो टेक्निकली जो ये बेसिक नेसेसिटीज है वो चेंज होती जाती है समय के हिसाब से, और वो सारी चीजें तो एटलीस्ट एक मिनिमम बेसिक नेसेसिटी के रूप में आपको प्रोवाइड करनी ही चाहिए। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाओ, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है अमेरिका के अंदर। तो क्या ये फ्रीबीज है? नहीं, ये स्टेट की ड्यूटी है
कार्यरत है स्टेट के ये सारी ड्यूटीज करनी पड़ेगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के तहत, फंडामेंटल राइट्स के तहत, और अगर मैं लॉ से भी बाहर रहूं तो एक ह्यूमैनिटी के तहत, द चेंज इन ओरिएंटेशंस ऑफ फंक्शंस ऑफ स्टेट के तहत, कि कहीं ना कहीं स्टेट्स लार्जली नीड्स टू परफॉर्म दीज फंक्शंस। सो फ्रीबीज आर रिक्वायर्ड, बट द ओनली केयर, सिर्फ ध्यान में ये रखना चाहिए, द ओनली केयर विच शुड बी टेकन इज दिस, कि ये फ्रीबीज कोई लग्जूरियस स्पेंडिंग नहीं हो, ये फ्रीबीज ऐसे बुलेट बाइक जैसी प्रोमिसेस नहीं हो जो शायद स्टेट के ऊपर एक बर्डन बन जाए और उसका शायद कोई डेवलपमेंटल बेनिफिट्स भी नहीं हो। अगर कोई चीज बेनिफिट करती है, किसी की ड्रेजरीज कम करती है, एक वुमेन को नीचे से पानी लाने के लिए, या फिर एक आदमी की स्किल्स बढ़ाने के लिए ऐसी कोई स्किल्स है, या फिर बच्चों की शिक्षा बेहतर करने के लिए, या फिर एटलीस्ट एक फैमिली को लिमिटेड नंबर ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटीज प्राप्त प्रोवाइड करने के लिए अगर कोई फ्रीबीज है तो होनी चाहिए वैसी फ्रीबीज। तो मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज या एसेंशियल गुड्स से रिलेटेड सर्विसेज शुड ऑलवेज बी देयर, एज इट इज द ड्यूटी बोथ लीगल एंड ह्यूमन एंड एथिकल ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड दोज बेसिक नेसेसिटीज। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर स्टेट का फायदा क्या है टेक्निकली गाइस? सो फ्रीबीज होनी चाहिए, लेकिन वो एसेंशियल आइटम्स की ये मार्केट मैकेनिज्म जो इंडिया में है वो परफेक्ट नहीं है अभी, और परफेक्ट नहीं है तो स्टेट को आना पड़ेगा, देनी पड़ेगी ये चीजें, ताकि वो मार्केट से बाहर जो लोग हैं उनके लिए भी एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटीज अवेलेबल हैं। तो फ्रीबी शुड बी देयर। देयर आर टू रीजंस व्हाई फ्रीबी शुड बी देयर। एसेंशियल चीजें फुलफिल नहीं है इंडिया में अभी भी, और मार्केट भी परफेक्ट कंपटीशन पे नहीं चलती है, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो उससे बाहर रहते हैं, दे बिकम द विक्टिम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, एक्सक्लूजन्स एंड इनइक्वालिटीज। और बट ये सिर्फ एसेंशियल पे रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, ये कोई इलीट आइटम्स, इसको पॉलिटिसाइज, ये चीजें नहीं करनी है। तो प्लीज मेक श्योर फ्रीबी शुड बी देयर। तो एक लाइन लिखी है मैंने, फ्री व्हाट वी रिक्वायर इज टू एंश्योर इज नॉट अबॉलिशन ऑफ फ्रीबीज, रैदर एंश्योर दैट फ्रीबीज आर वेलफेयर सेंट्रिक। हमारी गोल आज ये नहीं होनी चाहिए कि फ्रीबीज को हटा दो, हमारा गोल ये होना चाहिए कि फ्रीबीज को हमें इंश्योर करना है कि वो फ्रीबीज सिर्फ वेलफेयर सेंट्रिक है, एसेंशियल आइटम्स की है, ना कि लग्जरी आइटम्स की है। तो मेक श्योर कभी ये डेवलपमेंट मत करना ओपिनियन, बिकॉज लोगों ने, एक मीडिया ने एक ऐसा पुट अप कर दिया आइडियोलॉजी फ्रीबीज खराब है। नहीं, फ्रीबीज जरूरी भी है सोसाइटीज के अंदर, कि एचडीआई इंडेक्सेस या बहुत सारे ऐसे इंडेक्सेस बिना फ्रीबीज के शायद इंडिया में डेवलप नहीं हो पाएंगे। उस आदमी को जाके पूछो जिसके पीएचसी भी ठीक से नहीं चलती है, कि वो ऑन एन एवरेज एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 एन इंडियन ट्रेवल्स 84 किलोमीटर्स टू गेट द बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज। 48% वुमेन एनामिक है, जिनको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स अगर आप नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। 42% ऑफ वुमेन्स के पास में एक फीचर फोन का भी एक्सेस नहीं है। 29% वुमेन्स लार्जली आर ओनली यूजिंग इंटरनेट। ऐसे और भी 92% ऑफ द पॉपुलेशन रफली अराउंड इज वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर, जिनके पास में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है। ये सारे फैक्ट बताते हैं कि फ्रीबीज प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट सबका साथ सबका विकास। बट द केयर शुड बी टेकन इज दिस, दैट द फ्रीबीज लार्जली आर नॉट गिवन ऑफ द आइटम्स which are considered as non-essentials, non-merit, which creates pressure on state without any benefits for the citizens. So technically, अब इलेक्शन कमीशन ने बोला कि होना चाहिए कि नहीं, ये एक डिबेट है, इसका आपका क्या ओपिनियन होना चाहिए? यस, डेफिनेटली जो इलेक्शन कमीशन बोलता है डिस्क्लोजर तो होना चाहिए। उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? वोटर्स इन्फॉर्म्ड होंगे, हाई वोटर टर्नआउट भी होगा उसके बेसिस पे, डेमोक्रेसी बहुत डेलिब्रेट हो जाएगी, और ऑल्सो रिड्यूस फिजिकल बर्डन्स। तो जो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है उसके कुछ एडवांटेजेस तो है, कि पॉलिटिकल पार्टीज की शायद ये पॉपुलिस्ट पॉलिसीज कम होने लगेगी जब वो वोटर्स को बताएंगे कि भाई साहब ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा चीज हम करेंगे। तो जब आप बोलती है कि पंजाब के अंदर हम ये बजट ऐसे करेंगे, और ये पूछा जाए कि कैसे करेंगे, तो पर्टिकुलर लीडर ऑफ आप सेड कि हम 30% करप्शन कम कर देंगे तो हमारा पूरा बजट फुलफिल हो जाएगा। ये अट्रैक्ट करता है वोटर को कि हाँ, इनके पास एक तरीका है, एक गोल है, एक स्ट्रैटेजी है। बिना स्ट्रैटेजी के यूपीएससी एग्जाम नहीं होता तो एक सरकार कैसे चल जाएगी। तो जब आपके लीडर ने बोला कि हम करप्शन को 30% कम करेंगे और ये तरीके हैं, तो एक आदमी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यार ये सुलझा हुआ आदमी है, ये पता है ये जो बोल रहा है वो कैसे करेगा, ना कि सिर्फ बोल दिया कि 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएंगे। सो टेक्निकली यहां पे होता है कि रॉन्ग
पॉलिसी रॉन्ग लीडर्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और जहां पे लीडर्स के पास में एक विजन होती है वहां पे शायद वोटर्स ज्यादा सपोर्ट करेंगे, और ना कि वो लोग पावर में आएंगे, पूरा स्टेट भी शायद ज्यादा बेहतर डेवलप होगा। और अब आगे तरीका क्या होना चाहिए, तो अभी तक मैंने डिबेट में ये डिस्कस किया आपसे फ्रीबीज होती क्या है। फ्रीबीज और वेलफेयर का डिस्टिंक्शन बड़ा डिफिकल्ट है, नाजुक कड़ी है, जहां पे शायद क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं होती है। ओपिनियंस क्या रहे, एक इवोल्यूशन क्या रही, ये न्यूज में क्यों रही टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन है, ईसीआई का क्या ओपिनियन है, फ्रीबीज होनी चाहिए कि नहीं, मैंने आपको एक ओपिनियन बताया, एक आइडिया दी। और उसके बाद में आज जो ये होना चाहिए कि नहीं, ईसीआई जो बोल रहा है, यस टेक्निकली उसके कुछ बेनिफिट्स है, वे फॉरवर्ड हमारा सिर्फ ये होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी शुड प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर द प्रोमिसेस व्हिच दे हैव मेड। AR देसाई, अक्षय रमनलाल देसाई एक सोशोलॉजिस्ट है जो बोलते हैं कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम फेल इंडिया में इसलिए कर गया क्योंकि वो बेस्ड ऑन पॉपुलिज्म था, फैक्ट पे बेस्ड नहीं था। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो ऐसे पॉपुलिस्ट पॉलिसीज लेके आती है, उनको डी रजिस्टर्ड शायद करने की एक जरूरत है आज, ताकि देश आगे बढ़े, जनता देश के साथ आगे बढ़े सब। So promises should be made, but RPA should be amended in order to make obligatory for political parties to fulfill the promises made. कि RPA में एक शायद प्रोविजन लगाना जरूरी है जहां पे कैसे आप फुलफिल करोगे, एटलीस्ट एक जनरल पर्सपेक्टिव में आपको बताना चाहिए। अगर RPA भी नहीं तो MCC के अंदर डेफिनेटली होना चाहिए। So this was all about the issue of freebies. I'm pretty much sure this particular PDF and this particular discussion of 15 to 20 minutes would help you to develop a better understanding of the concept of freebies and welfare. Thank you so much. And last reminder, from 18th onwards we would be starting our sociology classes, Life Foundation batch. You can apply, the fees for that is 18,999, and if you apply the code DIVLIVE, you will get the same course at 12,500. और हमारा सोशोलॉजी बैच कैसे रहेगा, कैसे चलेगा, व्हाट वुड बी आवर स्ट्रैटेजी, इसका भी एक वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म पे है टू गेट द डिटेल्स। अगर किसी को इंटरेस्ट है, यू कैन सी दैट पर्टिकुलर लिंक कि हम एग्जैक्टली प्रोसीड कैसे करेंगे, क्या हमारा पेडागॉजी होगा, क्या हमारा स्ट्रैटेजी होगा, क्या हमारा टाइम टेबल होगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी स्टडिंग। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।